पेपर लीक ये कोई साधारण अपराध नहीं है। इसको हम लोग साधारण अपराध की संज्ञा में नहीं ला सकते। इस प्रोटेस्ट से क्या हुआ आप जानना चाहते हैं तो जानिए ये कि जो कल नहीं निकला था वो आज निकला है। मगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, उनके साथ साथ सरकार एक अच्छी परीक्षा नीति बनाए कि हमें वायु सेना का सहारा न लेना पड़े और हमारा पेपर लीक ना हो। अगर ये आपने लाठी चलवाई है तो ये अच्छा नहीं किया आपने, ये भूलेगा नहीं नौजवान। और अगर आपके संज्ञान में नहीं थी तो जिसने चलाई है उन पर कार्रवाई कीजिए। 25 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की सूची, ज्ञापन का प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा प्रदेशवाई। अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज ये मेरी बात उन सब तक भी जाए जो मुझे किसी कारण से नहीं सुन पा रहे थे, उन तक भी जाए। मेरी इच्छा है कि उन तक ये बात पहुंचे और वो इस बात को सुने कि बेसिक रीजन वो जो अन्याय हुआ वो तो है ही, लेकिन मैं किस तरह देखता हूं इस पूरे उसको। मैंने इस पे कुछ काफी रिसर्च किया। आज आंदोलन में रहते और कोई काम तो था नहीं, तो बहुत सारा पढ़ा और मैंने जो लिखा, जो उस तरह से बनाया, उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि आपको आज जब मुझे आप सुनोगे तो शायद आपको समझ आएगा कि मैंने जो डिमांड रखी है कि पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह, ये मांग क्यों की है। देशद्रोह एक बड़ा विषय, तो इसलिए मैंने ये डिमांड की है कि आज देश के युवाओं का भविष्य जो खतरे में है, जिसपे सबसे बड़ा हमला हो रहा है, और वो हमला क्या है, पेपर लीक। ये कोई साधारण अपराध नहीं है। इसको हम लोग साधारण अपराध की संज्ञा में नहीं ला सकते। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। क्यों, इस बात को आप समझिए। जो लोग पेपर लीक कराते हैं वो सिर्फ पेपर नहीं लीक कराते, वो नौकरियों को बेचते हैं। और जब वो नौकरियां बेचते हैं तो सिर्फ एक दो, 150, 1000, 2000 बच्चों का भविष्य नहीं, सारे सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं। भारत की संविधान की मूल भावना से, संवैधानिक अधिकारों से, अवसर की समता से, वो संविधान से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए देशद्रोह है। सपोज दैट किसी बच्चे ने बहुत मेहनत की और उसका हक छीन के पेपर लीक करा किसी और आदमी को मिल गया, और वो बच्चा जो है उसके बाद किस तरह की परिस्थिति से गुजरता है, मानसिक। मैं क्योंकि रात भर बारिश में भीगने में से मेरा गला बैठ गया है, हो सकता है कई बार मैं ऐसी चीज कह जाऊं उसको समझने में आपको दिक्कत हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे अपनी बात को आपको समझाऊं, जिससे कि मैं पूरी बात कह पाऊं और पूरी बात समझ पाऊं। प्यारे साथियों, मैं यहाँ संसद में धरने पर बैठा हूं। हालांकि ये भी एक वो है कि मैं जाकर जंतर मंतर या कहीं और भी धरना दे सकता था, लेकिन जो काम मैं अकेला कर सकता हूं उसके लिए मैं बहुसंख्यक साथियों क्यों परेशान करूं। जंतर मंतर पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट से क्या हुआ आप जानना चाहते हैं तो जानिए ये कि जो कल नहीं निकला था वो आज निकला है। जो कल डर रहा था कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी, किसी की जान चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम क्यों बीच में जाएं, हमें क्या मतलब है, ये तो उस संगठन का आंदोलन है, ये तो उस पार्टी का आंदोलन है, तो ये है वो है, ये युवाओं का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। और मैं पहला शख्स था जिसने कहा कि पार्टी बाहर छोड़ के आना, झंडा बाहर छोड़ के आना, सामाजिक झंडे लेके आना, महापुरुषों की तस्वीरें लेके आना, तिरंगा लेके आना, इस प्रोटेस्ट को कामयाब करना, ये मैं पहला ऐसा आदमी था। तो आज आप देखो बड़ी हलचल है। ये क्यों, कल क्यों नहीं थी, आप देखो परसों क्यों नहीं थी। अगर आप सबको इतना ही प्रेम था इस आंदोलन से तो परसों आपने इतनी भागदौड़ क्यों नहीं की, कल क्यों नहीं की जब इतने लोग आए थे। आज क्यों की, क्योंकि कल रात से जिस तरह से ये लड़ाई आजाद समाज पार्टी ने आगे बढ़कर ठानी है, तो हर कोई अब लग गया है कि जो मांगे हमने की हैं और जो इतना बड़ा मोब इकट्ठा हुआ था उसकी मांग तो आज नहीं तो कल माननी है सरकार को। लेकिन अब सरे की भी होड़ लगी है कि हमें भी सरे मिल जाए। मिलना चाहिए सब लोगों को, जो 1 इंच भी चलेगा उसको भी सरा मिलना चाहिए। बस मुझे सरे की आवश्यकता नहीं है। मैं उन बच्चों की, अब भी मेरी आंखों में वो दर्द घूम रहा है जब उनके सर फटे, वो फटे सर से मेरी तरफ दौड़े कि भैया लाठीचार्ज हो गया, खून टपक रहा था। कल इस सरकार के इशारे पे पुलिस ने, और पुलिस के साथ कुछ ऐसे लोग जो वर्दी में नहीं थे, उन्होंने खून की होली जैसा कुछ कार्यक्रम किया, होली खेलने वाला खून की। और मुझे तकलीफ है, जो वीडियो मैंने आज पोस्ट भी की है, जिस तरह से बेटियों के साथ, मैं वर्दी का इतना सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई, अपमान हुआ, जिस तरह से उनके प्राइवेट जो है स्थानों पे उनको जो है डंडे मारे गए, वो वीडियो में दिख रहे हैं। जिस तरह से उनको थप्पड़ मारे गए,
और भी तमाम तरह की चीजें, वो इस बात का उदाहरण है कि ये जो कुंठित मानसिकता है महिलाओं के प्रति, ये अच्छी नहीं। और आपस में मतलब प्राइवेट जगह डंडा मार के महिलाओं को, बेटियों को, और मुस्कुरा रहे हो आपस में, वो वीडियो भी मैंने देखी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन पे कार्रवाई के लिए भी जाऊंगा, उनकी वीडियो निकाल के उनके लिए उनके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा जिन लोगों ने ये किया है, क्योंकि वो उनके चेहरे आ रहे हैं। और ये दिल्ली है, देश की राजधानी, यहाँ एफआईआर लिखी जाएगी। ये इसमें मैंने सजा में भी कुछ प्रावधान बढ़ाने की मांग की है कि इसमें उम्र कैद हो, कम से कम उम्र कैद, जिसको, क्योंकि आजकल पैसे वाले लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वो आसानी से निकल आते हैं बाहर, ये खतरनाक है। तो इसलिए मेरी मांग है कि इसको, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री ने आपके बैठने का इतना असर है कि आप प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा, और कल के प्रोटेस्ट का, कि भाई जो है हम लोग इस पे नीट पे बड़ा काम करेंगे, पेपर लीक को ये करेंगे, सब चीजें युवाओं के भविष्य से खिलवाने के, ये सब बोलना पड़ रहा है क्योंकि नौजवान जाग रहा है। बात दूर तक जा रही है। आज इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरी बच्चों से बात हुई थी, और राजस्थान में तो लगातार हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, हरियाणा थोड़ा सा भी पीछे, लेकिन हरियाणा भी आगे आ जाएगा समय के साथ, उत्तराखंड भी आ जाएगा, झारखंड, बिहार तो चल ही रहा है, बिहार और मध्य प्रदेश भी चल रहा है, लेकिन आ जाएगा, बिहार भी आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा। दिल्ली तो आप देख ही रहे हैं, दिल्ली तो सजा हुआ है। उनको जो सजा है वो, उसमें किसी भी तरह की छूट ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिससे युवाओं का भविष्य, और युवा क्या है, देश की रीढ़, देश की रीढ़ को आप कमजोर कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं होने देना चाहते। इसलिए इनकी सजा में कोई छूट ना हो। जैसे आप इस तरह समझिए कि ये हमला कैसे करता है, इससे नुकसान कैसे पहुंचे। जैसे कोई गरीब किसान मजदूर परिवार, उसका बेटा तैयारी कर रहा है, दिन बहुत मेहनत कर रहा है सुबह शाम, और माँ बाप भी अपने हिस्से का पेट काट के उसको दे रहे हैं कि चलो भाई आप तैयारी करो, बिल्कुल मत घबराओ, किसी चीज चिंता मत करो, कर्ज ले रहे हैं, जमीन गिरवी रख रहे हैं, और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं जो भी उसकी आवश्यकता अनुसार है, जिससे कि उसको दिक्कत ना आए। उसको अगर गर्मी लग रही तो एसी की व्यवस्था करा रहे हैं, और जाने आने में दिक्कत है तो मोटरसाइकिल की व्यवस्था करा रहे हैं, रोज तेल की व्यवस्था करा रहे हैं पूरे। और अगर वो कहीं रह के काम कर रहा है तो बकायदा जो है उसके रहने के कमरे की व्यवस्था कर रहे हैं। वो सारी चीजें करके दे रहे हैं कि ये बच्चा जो है इसको दिक्कत ना है, क्योंकि माँ बाप ऐसे ही होते हैं। और माँ, गरीब परिवार ये सोच रहा है, वो मजदूर किसान परिवार, कि भाई कल मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, या एक्स वाई जेड कोई भी पेपर लीक हो जाए, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, कुछ भी उस तरह की डेजिग्नेशन जिस पर जाएगा वो, और खुश है, सपने देख रही है माँ की, जितनी बन के आएगा उस दिन मेरे गरीबी के दिन बदलेंगे, चूल्हा हटेगा, गैस आएगा, मेरे कमरे में भी एसी आएगा, मुझे कहीं घूमने का मौका मिलेगा, इसकी बहन की शादी है, ये कुछ मदद करेगा, हाथ बटाएगा, तो इसके पिता का भार कम होगा। ये उनके मनों में सपने चल रहे हैं। बहन के मन में भी चल रहे हैं कि अगर भैया कहीं अच्छी जगह कामयाब हो जाएगा, या भाई के मन में चल रही है कि बहन कामयाब हो जाएगी, तो वो आगे उसकी पढ़ाई में, उसके रोजगार में, उसके लिए कुछ रोज व्यापार करने में कुछ हाथ बटाएगी। तो एक दूसरे से सपने कनेक्ट है। पिता के मन में भी सपने हैं कि मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करते करते काट दी, अगर मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा तो मैं भी अब इस शरीर को जो थक गया, बूढ़ा हो चला है, तो भाई मैं भी अब आराम करूंगा थोड़ा सा, और तीर्थ तीर्थ जाऊंगा घूमने, कहीं रिश्तेदारी में समय दूंगा, या कुछ घूमूंगा फिरूंगा, मतलब जीवन के कुछ अच्छा समय बिताऊंगा। और अचानक से पता लगता है एक दिन आपको कि पेपर लीक हो गया है। अब वो जो सारा सपना, उस बच्चे का भी सपने होते हैं, कई बार प्रेम विवाह के सपने होते हैं, कई बार और बहुत सारे सपने होते हैं, कई बार अच्छी जिंदगी जीने के सपने होते हैं, कई बार गाड़ी और तमाम तरह की चीजें लेने के, अच्छा घर बनाने के सपने होते हैं, बहुत सपने होते हैं। और सपने से आगे भी सपने होते हैं, वो सारे सपने खत्म, वो सारी मेहनत बेकार, और मायूसी छा जाती है पूरे परिवार के ऊपर। और वो बच्चा जिसने हो सकता है पिछले कुछ दिनों पेपर की वजह से सो के भी ना देखा हो, परिवार ने किस तरह कष्ट सहे हो, अब वो टूट गया है बिल्कुल कि भाई ये तो गलत हो गया, बहुत अच्छा पेपर हो गया था, ये बहुत अच्छी तैयारी थी, अब दोबारा मुझसे नहीं होगा, इतनी रातें नहीं जाग सकता मैं एक साथ, इतनी मेहनत नहीं कर सकता, वो टूट गया है। और ये दर्द एक परिवार का नहीं है, ये लाखों करोड़ों परिवार का दर्द है जो मैं आपसे बयां कर रहा हूं। जैसे खाली नीट के एग्जाम को देख लेंगे तो 40 लाख बच्चे, इसलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम जो, ये जो सुसाइड हुए हैं 21-22 जो सुसाइड हुए, कैसे हुए सुसाइड, क्या कारण हुआ? क्योंकि उन बच्चों में निराशा आ गई थी, आशा नहीं बन पा रही थी।
लग रहा है कोई दूसरा अटेम्प्ट है, कोई तीसरा अटेम्प्ट, नहीं भाई अब नहीं करूंगा, अब नहीं हो पाएगा, गलत हो गया भाई, अब नहीं मेहनत कर सकता, ये तो हर बार का काम है, 24 में लीक हो गया, 26 में लीक हो गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री। ये जो परीक्षा की जो पॉलिसी है, परीक्षा नीति, वो अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, उनके साथ साथ सरकार एक अच्छी परीक्षा नीति बनाए कि हमें वायु सेना का सहारा न लेना पड़े और हमारा पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। ये लड़ाई साथियों नौकरी की लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये न्याय की लड़ाई, इसलिए मैं इस लड़ाई के साथ खड़ा हूं। और आपको याद है जो बच्चे वहां रहे होंगे, मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन उनको आज मेरी बात याद आई, क्योंकि वो उन बच्चों में नहीं थे, या उन पीड़ाओं से बच गए होंगे जिस पीड़ा का सामना कई बच्चों को निर्दोष होते हुए करना पड़ा। सरों पे लाठियां पड़ी, सर फूट गए, टांगे टूट गई, हाथ टूट गए, कपड़े फट गए, अपमान हुआ है, और इस तरह के गलत जगह गलत तरीके से डंडे जो हैं मारे गए हैं, कीले लगे हुए डंडे। वो जब घर जाएंगे तब उनको एहसास होगा कि वो रुकना नहीं चाहते थे, कि हमें मार्च करना है। और मैं देख रहा था आगे पूरा पैक है, और मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा था कि बैठ जाओ बच्चों। लाठी, उनको लाठी लगी हुई थी, मुझसे कह रहे भैया पीट दिया है, पीट दिया, चोट भी दिखा रहे, खून भी दिखा रहे। तो मैं उनसे कह रहा कि आप घर से चले हो ना तय करके कि हमें लड़ाई लड़नी है, हमें अधिकार लेना है, हमें इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का, हम उन परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करनी है। तो ये सोच के आए, तो ये भी तय करके आए लाठी लगेगी, तो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़ो। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो, क्या करोगे? पुलिस से आमना सामना करोगे, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आमना सामना नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम आमना सामना करेंगे तो हमें गोली भी मारना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कितनी बहनों को डांटा, कितने भाइयों को डांटा। वो पानी के लिए तड़प रहे थे, मैं देख रहा था उनकी तरफ, उनकी आंखों में भूख और प्यास। और कितने कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो भूखे रहेंगे। मैं गुरुद्वारा के साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि वो लंगर की व्यवस्था करा दें। उन्होंने ये भी कहा था कि पानी की व्यवस्था करा देंगे, अगर आप बड़ा सा टब ले आओगे तो हम पानी की व्यवस्था भी करा देंगे। मैं उनका, उनकी श्रद्धा भाव का धन्यवाद देता हूँ, सेवा भाव का। लेकिन सच ये है कि वो पूरा बंद था, हम लोग मजबूर थे, लेकिन हम आपका अच्छा चाहते थे कि किसी बच्ची को चोट ना लगे, उसके जीवन में कोई इस तरह की स्थिति ना बने, आंख पे चोट, आंख चली जाए, कोई हाथ को नुकसान हो जाए, कोई पैर को नुकसान हो जाए, उसके भविष्य में उसके सपने कुचले जाए। तो आप उससे नाराज हो सकते हैं इस बात से कि भाई भैया ने जो है हमें डांट दिया, जाने नहीं दिया, लेकिन आप नहीं समझ सकते। जहां मैं खड़ा था वहां कम से कम 1 लाख बच्चे थे जहां मैं खड़ा था, और मैं उनको कई हिस्सों में रोक के, कसमा धर्म देते हुए, समझाते हुए रोक के आया। उनको विश्वास था कि आपकी मांग मानी जाएगी। प्यारे साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है उन माँ बाप के आंखों की चमक जिंदा रखने की, मजबूत रखने की, बढ़ाने की, जिन माँ बाप ने सपने देखे अपने बच्चों को पढ़ाते। ये लड़ाई है उन बच्चों की जिन्होंने सपने देखे खुद के लिए। वो लड़ाई है उन करोड़ों परिवारों की जिन्होंने अपने एक बच्चे को कुर्बान करने के लिए कई बार अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, अच्छे जूते नहीं बनाए, घर का कोई काम रोक दिया, अपने लिए सुविधाएं नहीं रखी। कई बार हम जब मूवियां देखते हैं, जब सोनम भाई की बात करते हैं, मैं सोनम भाई के लिए भी, मुझे पता लगा भी कि मेदांता उनको शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर आ गया है, तो मैं उनके लिए भी अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप समझो, आप जब सोनम भाई को देखोगे तो 3 इडियट को भी आपको याद आएगी। और मैं 3 इडियट का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखो कि एक पिता जो है, फरहान नाम का जो करेक्टर, उसके फादर जो है चाहते हुए इंजीनियर बने, और वो उसके लिए किस तरह से एक एक पैसा जोड़ के, और दूसरा जो राजू है उसका करेक्टर, और वो उसकी बहन की शादी से लेकर, मिडिल क्लास परिवारों का यही हाल है। गरीब परिवारों के तो और भी बड़े सपने हैं कि बेटा कामयाब हो जाएगा तो शादी की, बेटी की शादी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, ये सब कर लेगा, वो हीरो बन जाता है उनका। इसलिए मैंने महसूस किया कि एक बड़ा सपना था, इसलिए उस आपको सुरक्षित रखना जरूरी था। ये दोनों किस्से फरहान और राजू का आपको बता सकते हैं कि मिडिल क्लास परिवार किस तरह सर्वाइव करते, क्या क्या सहते। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे बार बार जंतर मंतर की जगह जलियांवाला बाग याद आया, उन लाठियों से जो बच्चों को पड़ी थी। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको, अगर ये आपने लाठी चलवाई है तो ये अच्छा नहीं किया आपने, ये भूलेगा नहीं नौजवान। और अगर आपके संज्ञान में नहीं थी तो जिसने चलाई है उन पर कार्रवाई कीजिए। दोनों तरफ फैसला आप ही किया। लेकिन देश का नौजवान आप देख रहा है आपकी तरफ कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपने संवाद में देरी की, इस वजह से सब हुआ, इसलिए आप बराबर के दोषी, सरकार के, पूरी सरकार दोषी। अगर संवाद करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितने बच्चों को चोट, मुझे पुलिस के भाइयों की चोट की तकलीफ है, मुझे उन बच्चों की भी चोट की तकलीफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लड़ाई अब निर्णायक तरफ चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपने बीमार में के साथियों से भी अपील करूंगा, जहां जहां उनका संगठन है, मैं अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रभारियों से, सब प्रदेश अध्यक्षों की, वो सब मिलके, बाकी वो उसको
बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। देश के नौजवान जो 51% है उनको इस पीड़ा से निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसमें मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से जुड़ा विषय है, उसको भी हम लोग इसमें जो है ज्ञापन में ऐड करेंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई उस गरीब यूनिवर्सिटी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज ना बन जाए। शिक्षा के खिलाफ है ये सरकार, 94,000 स्कूल बंद किए इसने। इसलिए निर्णायक है कि 25 तारीख को हम लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरह सरकार का रुख है, ये वहां 30 दिन तक इन्होंने वार्ता नहीं की है। ये छोटे नहीं होना चाहते, ये ईगो में रहना चाहते हैं, ये आंदोलन की गरिमा को गिराना चाहते हैं, ये कमजोर करना चाहते हैं, ये चुप्पी रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप हमेशा ताकतवर नहीं रहोगे। इसलिए हमने तय किया है कि 25 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की सूची, ज्ञापन का प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा प्रदेश वाइज। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके मंगल कामनाएं करता हूं, जो बच्चे घायल हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो बच्चे घर नहीं पहुंचे, जैसे मेरे पे कहीं सूचना आई थी, ऐसी कहीं भी तो हमें बताइए, हम उसकी जानकारी करेंगे। लेकिन हम हमेशा युवाओं के साथ हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ। और ये आंदोलन आपका मजबूत हो, सरकार पर जल्दी सोचे, इसलिए हम लोग जो है 25 तारीख को ज्ञापन देंगे, पूरी तैयारी का सभी जिला मुख्यालय। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, हमेशा आपके साथ। और अभी मैंने बताया कि हम लोग कहाँ हैं, वो जगह है बड़ी ऐतिहासिक जगह, जहाँ ये स्टैचू ही अपने आप में दुनिया में बड़ी प्रचारित प्रसारित है, बाबा साहब अम्बेडकर की। बस इसी के नीचे बैठ के और आप की लड़ाई को, अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए संघर्ष करना। धन्यवाद।